नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इस 50 पॉलिटी फैक्ट्स का जो पिछला वीडियो था, जो पहला वीडियो था, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और अगर सच में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा उस वीडियो को। और साथ ही साथ कंटिन्यू करते हैं हमारी इस सीरीज को इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो हमारी ये डाउट डिस्ट्रॉयर सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप सभी का काफी प्यार मिल रहा है और आप सभी के सपोर्ट की मुझे निरंतर जरूरत है। उम्मीद करूंगा कि आपका प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा। फैक्ट नंबर 10 तक डिस्कस किया था, फैक्ट नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, इट नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा आती है। आपने सुना होगा 10वीं लोकसभा, 11th लोकसभा, 12th लोकसभा, 15th लोकसभा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुरानी वाली लोकसभा खत्म हो जाती है। कभी भी फर्स्ट राज्यसभा, सेकंड राज्यसभा, थर्ड राज्यसभा नहीं बोलते। राज्यसभा राज्यसभा है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो जन्म जन्मांतर तक वहीं बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। हर दूसरे साल, एवरी सेकेंड ईयर, राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा टोटल कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायरमेंट लेते हैं। 1/3 मेंबर्स दे रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। आगे चले फैक्ट नंबर 12 की तरफ। व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर is under consideration of the house, speaker cannot preside but can be present, can vote also in the first instance। देखो, लोकसभा का जो स्पीकर है, मैंने आपको इस YouTube चैनल में स्पीकर के रिमूवल का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे स्पीकर को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो जब भी स्पीकर को रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन है वो अंडर कंसिडरेशन होगा, उस केस में स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। उस समय वो वहां पे कुर्सी में नहीं बैठेगा, वो प्रिसाइड नहीं करेगा, लेकिन हां नॉर्मल मेंबर की तरह हाउस में बैठ सकता है और देख सकता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। और जब वोटिंग होगी उस रिजोल्यूशन पे, तब वोट भी कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में, यानी कि जब वो चाहे शुरू में ही वोट कर सकता है। नॉर्मली स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते। स्पीकर कब वोट करते हैं? जब टाई हो जाता है, जिसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं। लेकिन रिजोल्यूशन ऑफ बेसिकली रिमूवल के रिजोल्यूशन में स्पीकर टाई का वेट नहीं करते। स्पीकर उस समय फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट करते हैं। फैक्ट नंबर 13, द लोकसभा स्पीकर सस्पेंड्स द मीटिंग ऑफ द हाउस इन एब्सेंस ऑफ अ कोरम। देखो, कोरम होता है, कोरम मतलब होता है कि कम से कम इतने मेंबर आने चाहिए भैया। जैसे बचपन में होता था ना, जब लुका छिपी खेलते थे तो हम बोलते थे यार कि कम से कम 10 होंगे, 10 बच्चे होंगे तभी खेलेंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। छिपने का, छुपाने का, खेलने का कम से कम 10 चाहिए। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे तो वैसे तो क्रिकेट में हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन भाई गली मोहल्लों की क्रिकेट में 4-4 की टीम भी बनती है, 3-3 प्लेयर्स की टीम भी बनती है। हमने तो 2-2 प्लेयर्स की टीम में भी खेला है। तो हम क्रिकेट में भी बोलते थे कि यार जब तक 5-6 प्लेयर नहीं होंगे ना तब तक खेलेंगे नहीं यार, मजा नहीं आएगा। तो वो एक लिमिटेड, एक मिनिमम एक संख्या होती है कि इतने आने चाहिए यार। तो वैसे ही कोरम है कि भाई कम से कम इतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हाउस की मीटिंग होगी। पता चल रहा है 2-4 लोग आ गए तो फिर हाउस की मीटिंग क्या होगी? तो उसको कोरम कहते हैं। और कोरम इसमें होता है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब अगर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 500 तो कोरम होगा 50, कि कम से कम 50 लोगों का आना जरूरी है, तभी मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग सस्पेंड कर देंगे। और वो मीटिंग सस्पेंड कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि लोकसभा के केस में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के केस में राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। ये याद रखना, प्रेसिडेंट नहीं सस्पेंड करता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। फैक्ट नंबर 14, अभी मैंने आपको फैक्ट नंबर 11 में बताया, क्या बताया एक बार रिविजिट करते हैं, कि भाई 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ये मैंने आपको बोला कि हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। तो दोस्तों वो जो मेंबर्स रिटायर होते हैं ना, वो बाद में फिर से इलेक्ट हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि रिटायर हो गए तो हो गए रिटायर, अब वापस आप राज्यसभा का हिस्सा नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। आप अगर रिटायर हो गए तो आप फिर से चुनाव लड़ लो, फिर 6 साल के लिए आप मेंबर बन गए, 6 साल बाद जब आप रिटायर हो गए फिर से चुनाव लड़ लो। जब तक है जान, जब तक आपके अंदर जान है और जब तक आप इलेक्ट होते जा रहे हो, आप इलेक्ट हो सकते हो। राज्यसभा के केस में मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन n number of times, n can be any number, 5, 10, 15, 20, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। फैक्ट नंबर 15, a person must be registered as an elector for a parliamentary constituency to be qualified as a member of the parliament। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर आपको मैं सीधे सीधे भाषा में बताऊं तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपका एज अ वोटर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आप वोटर ही नहीं हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपका एज अ इलेक्टर रजिस्टर्ड होना जरूरी है फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहते हो। ठीक है, हो गई बात। फैक्ट नंबर 16। नाउ अब राज्यसभा के बाद लोकसभा की बात करते हैं। राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व नहीं होती, बट लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होती है। हम कहते हैं ना कि भाई 5 साल के लिए मोदी है, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, है ना। तो 5 साल की जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आप मुझे बताओ ना कि भाई मान लो 10 तारीख को रिजल्ट आया, 10 मई को रिजल्ट आया, बीजेपी जीत गई, ठीक है, तो क्या उस 10 तारीख से 5 साल की गिनती शुरू हो जाती है? नहीं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। सो दोस्तों, नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। मतलब रिजल्ट 10 तारीख को आए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग अगर 15 तारीख को हुई है, 15 मई को, तो 15 तारीख से 5 साल ये लोकसभा चलेगी। तो ये जो 5 साल काउंट होता है ना लोकसभा का, वो लोकसभा की पहली मीटिंग के डेट से शुरू होती है कहानी। पहला डेट होता है लोकसभा की मीटिंग की डेट, ठीक है। फैक्ट नंबर 17, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बाय राइटिंग टू द रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कल को मान लो किसी लोकसभा के एमपी को या राज्यसभा के एमपी को रिजाइन करना है, उसको रेजिग्नेशन देना है कि यार बहुत हो गया, अब मैं मतलब लोकसभा नहीं आ पाऊंगा, 19 तारीख से वैसे भी आईपीएल शुरू हो रहा है, बस आईपीएल देखूंगा यार बढ़िया हॉटस्टार में, नहीं करना मुझे काम, रिजाइन करना है। तो वो किसको रिजाइन करेगा, किसको रिजाइन देगा? वो रिजाइन देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, यानी कि लोकसभा का एमपी स्पीकर को और राज्यसभा का एमपी चेयरमैन को, ठीक है। तो ये याद रखना, रेजिग्नेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही दिया जाता है, प्रेसिडेंट को नहीं। आपको कंफ्यूज किया जाएगा यहां पे भी, बट आपको याद रखना है। Seat of a member can be declared vacant if he or she is absent from all its meeting for 60 days without permission। तो ये भी एक रूल है, बोला गया है कि भाई कोई व्यक्ति 60 दिनों तक अगर एब्सेंट है बिना परमिशन के, कोई परमिशन नहीं ली और 60 डेज तक एब्सेंट है भैया, 60 डेज तक आ ही नहीं रहा मीटिंग में, तो उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर की जा सकती है कि भैया अब जा, अब तू घर में ही बैठ, तू 60 दिनों तक एब्सेंट था ना बिना परमिशन के, अब तू जा, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे कैन बी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति 90 दिनों तक एब्सेंट है, फिर भी उसको चलो ठीक है यार बच्चा है अपना, माफ कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, कैन बी, ठीक है, कैन बी यानी कि केस टू केस बेसिस में ऐसा होगा, उसको माफ भी किया जा सकता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। फैक्ट नंबर 19, 14 डेज रूल। सपोज कोई व्यक्ति है ए, वो लोकसभा के लिए इलेक्ट हो गया, ठीक है, वो लोकसभा के लिए इलेक्ट हो गया और उसी समय वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी इलेक्ट हो गया है। मतलब कोई व्यक्ति एमपी भी बन गया है और एमएलए भी बन गया है सेम टाइम, तो क्या होगा?
तो उस केस में 14 दिन का ये रूल लागू होता है। और वो रूल ये कहता है कि अगर आपने अपने एमएलए की पोस्ट से यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से 14 दिनों में रिजाइन नहीं किया तो आपकी एमपी वाली जो सीट है यानी कि पार्लियामेंट वाली जो सीट है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट वेकेंट हो जाएगी और फिर आप एमएलए ही रह पाओगे। ठीक है, तो 14 दिनों तक आपको बेसिकली मौका दिया जाता है, आपको चूज करने का मौका दिया जाता है कि आप एमपी और एमएलए दोनों बन गए हो, आप एक चूज करो। और एक चूज क्यों करना है? एक चूज इसलिए करना है क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो जगह का मेंबर एक साथ नहीं रह सकता। या तो आप एमपी रह सकते हो या तो एमएलए रह सकते हो। और उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति या तो लोकसभा का एमपी रह सकता है या तो राज्यसभा का, दोनों हाउस का एमपी एक साथ नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फैक्ट नंबर 20 और आखिरी फैक्ट आज के इस वीडियो का, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन की जो भी सैलरी है, जो भी अलाउंसेस हैं, वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में आती है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जिन्हें हम कहते हैं, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर मतलब कि भैया ऐसे एक्सपेंडिचर जिन पे वोटिंग नहीं होती, जो हम कहते हैं हमारा मंथली खर्चा है, दूध वाले का, घर में काम करने के लिए बेसिकली, जैसे कि बर्तन मांजने के लिए हमने किसी को रखा हुआ है, झाड़ू पोछो के लिए हमने किसी को रखा हुआ है, तो उसके लिए हमें हर महीने 2000, 2500, 3000 जो भी हम बेसिकली पे करते हैं, तो वो तो हमें हर महीने करना ही है भाई। घर में आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस थोड़ी करते हो कि यार अगले महीने दूध वाले को कितना देना है, नहीं करते ना। तो उस पर कभी भी डिस्कशन नहीं होती, कोई वोटिंग नहीं होती, वो तो देना ही है यार, वो तो देना ही है। डिस्कशन किस में करते हो यार, कल गोल्ड खरीदें क्या, कल ये इन्वेस्टमेंट करें क्या, कल वो चीज करें क्या, उसमें डिस्कशन करते हो। ठीक है, जो आपका नॉर्मल रूटीन खर्चा नहीं होता उसमें आप डिस्कशन करते हो। जो रूटीन खर्चा होता है वो तो चलो भाई चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे जो सैलरीज होती हैं, जो अलाउंसेस होती हैं, ये तो देना ही देना है, ये तो हर महीने देना है सैलरी, तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर कहलाती है, उनमें वोटिंग नहीं होती। ठीक है, सो दैट इज द फैक्ट नंबर 20। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर करें इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। वीडियो लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।